पाकिस्तान के मसाइल में एक बड़ा मसला रेवेन्यू भी है, जिसके लिए एफबीआर के हमने मुतादिद बार सुनी खबरें, रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, रिफॉर्म्स आ रही हैं एफबीआर में, लेकिन हर बार नतीजा 0/0 रहा और शॉर्टफॉल भी हमने देखा, एक बार फिर देख रहे हैं। लेकिन इसमें जो बड़ी एक पेशरफ्त हुई है वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कोई 5 निकाती प्लान एफबीआर के लिए मंजूर किया है और कुछ रकम भी पंप करने लगे 34 बिलियन के अराउंड। क्या समझते हैं आप कि ये कामयाब हो पाएगा प्लान जो टारगेट्स गवर्नमेंट के रखे गए हैं? देखिए आयशा, ये काफ़ी अरसे से ये बातचीत चल रही है कि एफबीआर को रिफॉर्म करना है, क्योंकि एफबीआर अपने टारगेट्स कभी भी पूरे नहीं कर पाता और बहुत सी रुकावटें होती हैं। फिर बहुत से इल्ज़ाम भी लगते हैं एफबीआर के ऊपर। ये करते क्या है, हर हुकूमत आके चेयरमैन चेंज कर देती है, फाइनेंस सेक्रेटरी चेंज कर देती है और फिर तवक्को ये करती है कि जो टारगेट्स हैं वो पूरे होंगे, वो कभी भी पूरे नहीं हुए। फिर ये सोचों में पड़ जाते हैं कि जी क्या करना है क्या नहीं करना, और हमेशा ये बात चलती है कि एफबीआर के अंदर ही गड़बड़ है और इसको ठीक करना है। और जो बात कही नहीं जाती वो यही है कि अगर एफबीआर में गड़बड़ है तो कहाँ गड़बड़ है? क्या कानून के अंदर प्रॉब्लम है या क्या पर्सनल के अंदर प्रॉब्लम है? क्या कानून को फॉलो नहीं किया जाता, और अगर फॉलो नहीं किया जाता तो कौन नहीं फॉलो करता? क्या एफबीआर के अफसर नहीं फॉलो करते, या वजह क्या है कि टारगेट्स मीट क्यों नहीं होते? अच्छा, तो ये बात काफ़ी अरसे से चल रही है। इसमें तजवीज़ें भी बड़ी आई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 90 की दिहाई में इंपोर्ट, आपकी बहुत सी रेवेन्यू जो है वो इंपोर्ट स्टेज पे कलेक्ट की जाती है, जैसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और इसीलिए इंपोर्ट्स को ये खुली छुट्टी देते हैं कि जितनी इंपोर्ट हो करने दें, क्योंकि उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ और विदहोल्डिंग टैक्सेस और सब कुछ होता है उसी स्टेज पे। तो वो एक पक्की सोर्स होती है टैक्स कलेक्ट करने की। अच्छा, अब वहाँ गड़बड़ होती है, वहाँ अंडर इन्वॉइसिंग हो जाती है। एक चीज़ है वो 100 रुपये की है, ये कहते हैं इंपोर्टर कहता है 50 की है, 50 के ऊपर 10% टैक्स लग जाता है 5 रुपये का। अगर वो 100 रुपये की हो तो उसके ऊपर 10 रुपये का टैक्स बनता है। तो ये मिली भगत होती है एक लेवल तक कि जो इंपोर्टर है वो अपनी वैल्यू इंपोर्ट की कम दिखाता है और जो टैक्स देता है वो कम देता है। अच्छा। और ये जाहिर है कि ये कस्टम ऑफिशियल के इजाज़त के बगैर ये नहीं हो सकता। अगर या तो वो पकड़ लें उनको, मगर उनके पास इतने वसाइल ही नहीं होते कि उनको पता हो कि एक्चुअली इस चीज़ की कीमत कितनी है, ये कितने की चली और कहाँ पहुँची। तो इन अ सेंस रिसोर्सेज भी नहीं होती, और शायद मेरा ख्याल है कि वो कुछ लूप होल्स खुद छोड़ना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑन वेरियस ऑफिशल्स कि उनका रवैया क्या है और क्या नहीं है, और इम्पोर्टर के ऊपर भी। तो इस वक्त 90 की दिहाई के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने कहा कि यार ये जो गैप है ना इम्पोर्ट स्टेज पे, ये ड्यूटीज़ के ऊपर, इसको प्लग किया जाए। अच्छा। ये जो अंडर इन्वॉइसिंग हो रही है ना, इसको रोका जाए। अगर इन्वॉइसिंग सही होगी, अच्छा, पकड़ी जाएगी, तो फिर सही टैक्स कलेक्ट होगा। जो हमने ड्यूटीज़ परसेंटेजेस लगाए हैं वही लगेंगे फिर। अच्छा। तो उन्होंने फिर क्या किया कि 2 स्विस कंपनी थी स्विट्ज़रलैंड की, कोटेक्ना, एक का नाम था कोटेक्ना, दूसरी का नाम था SGS। अच्छा। तो उन दोनों को हायर किया और उन्होंने कहा कि सब इंपोर्ट्स जो होंगी, अब आप बैठेंगे कराची में, आपको ठेका आउटसोर्स कर देते हैं, आप सारी इन्वॉइसेस देखेंगे, क्योंकि आप इंटरनेशनल कंपनी हैं, आपको पता है कि आयशा ने ये जो अंगूठी पहनी हुई है ये इसकी क्या कीमत है, और सेठी ने जो घड़ी पहनी हुई है इसकी क्या कीमत है। ठीक है, ये तो नहीं है कि हमने ली है बड़ी महंगी और दिखाई है बड़ी सस्ती ताकि ज़्यादा ड्यूटी ना देनी पड़े और कुछ खिला पिला के माल निकलवा लिए। तो वो SGS को टेक्ना आ गए, उन्होंने आके यहाँ बड़ी सख्त किस्म की कारोबार शुरू कर दिया। अच्छा। पकड़ने के लिए लोगों को और इनवॉइसेस को चेक करने के लिए, और कामयाब हो गए क्योंकि वो स्विट्ज़रलैंड से थे। ठीक, अब स्विट्ज़रलैंड का तो आपको पता ही है। तो मगर उनकी जो डील थी विद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या गवर्नमेंट के साथ, वो ये थी कि अगर आज आप 100 रुपया कलेक्ट कर रहे हैं टैक्सेस में और कल हमारी वजह से आपको 200 रुपये मिलते हैं, तो वो जो 100 एक्स्ट्रा मिलते हैं उसके ऊपर हमें कमीशन भी मिलनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल ठीक। तो वो तय हो गया जी 2% कमीशन है आपको, ये 2-2.5%, ये जो भी है, मुझे अब याद नहीं एग्जैक्टली क्या। अच्छा। तो काम शुरू हो गया। जब मोहतरमा की गवर्नमेंट गई तो जो नई गवर्नमेंट आई उन्होंने उनकी छुट्टी करा दी। अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर है कस्टम्स में उनको पसंद नहीं किया जा रहा था, क्योंकि रोटी पानी बंद हो गया थी। ठीक, बिल्कुल। तो वो उनको जनाब अगली गवर्नमेंट ने निकाल दिया। अच्छा। और कस्टम्स वापस धंधनाने लगा। ठीक। मगर फिर ये भी सोचा कि यार थोड़ा सा ज़रा चेक तो किया जाए, ये कमीशन तो ले गए हैं, तो ये तो ना हो कि कोई डील हुई हो बेनज़ीर। हाँ, वो रेफरेंसेस भी जरदारी साहब पे बने, तो फिर रेफरेंसेस बन गए और स्विट्ज़रलैंड के अंदर केस भी खुल गया कि SGS और कोटेक्ना ने ब्राइब दी है टू द पीपल्स पार्टी।
ओके। और वो काफ़ी अरसा केस मोहतरमा और आसिफ जरदारी साहब के ऊपर चलता रहा जी। बाद में टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर काफ़ी अरसे के बाद उसको ख़त्म कर दिया गया 2015 में कि जी उसका रियल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। बहुत कुछ हुआ और कुछ रिकॉर्ड था जो कि जिनीवा में था और वहाँ से गायब हो गया, हमारे हाई कमीशन में था वहाँ से गायब हो गया, ऐसे ही होता है, धूल तो हो वो जाता केस है फिर आगे बढ़ नहीं सका। जी। मगर ये हमें याद है कि SES उनके टेक्निक हुए और उसमें और भी कुछ किकबैक्स भी थी। ठीक। मगर मैं किकबैक्स की तरफ नहीं जाता बिकॉज उसकी अहमियत इस आर्गूमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। आर्गूमेंट ये है कि रेवेन्यूज़ बढ़ी थी और अंडर इन्वॉइसिंग कम हुई थी। ओके। मगर ये कि जब वो फारग हुए तो वो सारा सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। तो ये रिफॉर्म जो है इसमें मसला यही है कि जो कानून बनाए जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। अच्छा। वो जो इसके ऊपर टारगेट होता है वो भी नहीं इम्प्लीमेंट करता और जो गोली चलाने वाला है या ऑडिट करने वाला है वो भी नहीं करता या सही नहीं होता। लेट्स पुट इट लाइक दिस। ओके। तो ये काफ़ी अरसे से ये बात चल रही है। IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि FBR को रिफॉर्म करें। अच्छा। अब रिफॉर्म कैसे करें? बहुत सा खर्चा करना पड़ता है और FBR की जो ट्रेनिंग है, जो लोग सिविल सर्वेंट्स या जो लोग वहाँ जाते हैं FBR के अंदर, वो ऑडिट की ट्रेनिंग नहीं है उनकी। अच्छा। ऑडिट एक स्पेशल फंक्शन होता है जो चेक करता है कि जो आपने डिक्लेयर किया है उसको कैसे चेक किया जाए कि ये सही है या गलत है। अच्छा। उसको ऑडिट कहते हैं। ठीक। तो FBR की ये तो है कि कानून के मुताबिक आपने इतने पैसे देने हैं, आपने इनकम डिक्लेयर की इतने पैसे देने थे, आपने दिए नहीं। मगर ये उनकी ट्रेनिंग नहीं है कि ये पता किया जाए कि जो आपने अपना रिकॉर्ड दिखाया है उसमें खामियां क्या हैं। स्क्रूटनाइज आप कैसे करेंगे? स्क्रूटनी करें, चेक करें कि ये सही भी आपने बताया कि नहीं बताया, वो उनके पास नहीं है। अच्छा। इसलिए वो बस जैसे कहते हैं ना एड बैक करते रहते हैं कुछ ना कुछ, फिर वो एक पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ऑडिट की जो है ना एक्सपर्टीज़ नहीं है FBR में। तो अब इन्होंने ये फैसला किया है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑडिट होनी चाहिए और उसके लिए FBR की रिफॉर्म के लिए इन्होंने ये प्रपोज किया है कि प्राइवेट पर्सन हायर करेंगे, कि अब प्राइवेट सेक्टर से ऑडिटर्स हायर किए जाएंगे FBR की हेल्प करने के लिए। मगर यार इतने लंबे केसेस हैं, इतने थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ केसेस हैं, तो अब कितने लोग आप हायर करेंगे ऑडिट करने के लिए? तो उन्होंने कहा कि पहली स्टेज में वो लोग जो ऑलरेडी टैक्सेस दे रहे हैं और बड़े लोग, अच्छा, उनके जो अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट किया जाए। तो इन अदर वर्ड्स जो पहले टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर और प्रेशर डाला जाए कि आपने सही बताया या नहीं बताया। जो हमारा जो आवाम का फोकस है वो, और जो रियल फोकस है वो ये नहीं है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन्होंने फड़ के और स्क्वीज करो तुसी जी, टोकरी के जो दे नहीं रहे उनको पकड़े आप टैक्स नेट में और लोगों को लाएं, ना कि जो पहले हैं उनके ऊपर छुरी चलाएं। इशू तो यही है। अब इन्होंने ये किया कि जी पहली स्टेज पे छुरी उन्हीं पे चलानी है जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि वो भी छुपा रहे हैं। और ये होगा, बिल्कुल होगा, जो दे रहे हैं वो भी छुपाएंगे ना यार, सारे छुपा रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए इन्होंने कहा कि पहली स्टेज पे हम कोई लंबे चौड़े इन्होंने ऑडिटर्स हायर करने हैं। कोई कहता है हज़ारों की तादाद, 1560 कह रहे हैं प्राइवेट कंसल्टेंट्स। हाँ, 1560 जी। और साथ साथ इन्होंने कहा ये हायर करेंगे, ये ऑडिट करेंगे बड़े अकाउंट्स को जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं और उनसे और टैक्स निकलवाएंगे। एक ये, दूसरा ये कि इन्होंने कोई 34 अरब रुपए का बजट बनाया है जो FBR के देंगे अफसरों को। तनख्वाहें बढ़ाएंगे, रिवॉर्ड्स बढ़ाएंगे, बोनसेस देंगे कि आपने पकड़ लिया इतना तो आपको इतना मिलेगा उसका हिस्सा, जैसे नैब में भी था। अब इधर भी ये होगा कि अगर उन्होंने किसी को पकड़ा है, उसने 1 लाख रुपया छुपाया हुआ था, इन्होंने 1 लाख रुपया टैक्स पकड़ के उसको बढ़ा दिया है, तो कहते हैं अच्छा चले आपको जो आपने एक्स्ट्रा रेवेन्यू इकट्ठी की है तो उसमें से आपको भी कुछ हिस्सा देंगे। तो बोनसेस देने शुरू कर दिए। बोनस का मतलब ये है कि 1 माह की तनख्वाह, 2 माह की तनख्वाह, 3 माह की तनख्वाह, अगर आपने टारगेट, हर एक को टारगेट मिलेगा एंड सो ऑन। अच्छा, इस किस्म की तब्दीलियाँ ये करने जा रहे हैं। तो लीगल अमेंडमेंट्स भी कुछ होंगे। अच्छा, अब ये है कि इसमें जो रियल इशू ये है कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे या इनके लिए भी आपको इनके अकाउंट्स देखने पड़ेंगे। अकाउंट्स स्पेशली बैंक अकाउंट्स, बिकॉज ये अकाउंट्स तो वो लिख के दे देते हैं, मगर जो बैंक पैसा तो बैंक में आता है और बैंक से जाता है। अभी जो कानून है वो ये है कि बैंक के कानून अकाउंट्स आप नहीं देख सकते जी, आप वहाँ नहीं जा सकते। इलीगल है ना सेक्शन 216 के अंडर। हाँ, वो इलीगल है जी। अब ये है कि इस ऑडिट के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। फिर क्या होगा? तो इसलिए अब ये उनको ये भी कहा गया है कि वकील भी हायर करें, क्योंकि ये चैलेंज होंगी। ओके। तो जब चैलेंज होंगी या बैंक्स आगे से ना कर देंगे, आप कहेंगे जी आयशा का या नजम सेठी का अकाउंट दिखाएं, ठीक, हम इतने साल से इतना देखना चाहते हैं, या आप हमें अभी बताएं, वो बैंक्स देते नहीं है डेटा।
जी, वो क्योंकि कानून के मुताबिक वो नहीं दे सकते। बैंक्स की कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर सारा बैंकिंग सिस्टम चलता है। अगर बैंकों ने आपका सारा अगला पिछला खोल दिया तो फिर बैंकों की तरफ कौन जाएगा? लोग लॉकरों में रखना शुरू कर देंगे। फिर ये अंडरग्राउंड इकोनॉमी बढ़ती जाती है। तो फिर इंटरनेशनल प्रैक्टिस है ऐसे कि शेयर किए जाते हैं? नहीं, बैंकिंग डेटा नहीं शेयर किया जाता अनलेस देयर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। कुछ आपको प्रूव करना पड़ता है बिफोर यू गेट अ कोर्ट ऑर्डर टू गो एंड ओपन अप अ बैंक अकाउंट एंड आस्क फॉर सम डिटेल्स फ्रॉम द बैंक्स। अच्छा, मगर ये FATF के बाद बहुत सी तब्दीलियां वहाँ भी आई हैं। अच्छा, क्योंकि अब अंडर FATF टेररिज्म के बेसिस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं टू गेट एक्सेस टू डेटा, इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी। तो चीज़ें खुल रही हैं। मगर जिस तरीके से ये चाहते हैं कि वो ऑडिट हो और सही तरीके से सारा, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स कहते हैं आज हमें आप राइट दे दें कि हम बटन दबाएं तो सारा बैंक का रिकॉर्ड सामने आ जाए। वो बैंक से इजाज़त नहीं देते, कानून भी इजाज़त नहीं देता। अब ये ऑडिटर्स जो आएंगे तो ये कानून को चेंज करना पड़ेगा या फिर कोई आसान तरीका करना पड़ेगा कि कुछ जहाँ बहुत ज़्यादा शक हो और आप केस बना रहे हैं और पक्का केस बन रहा है, हवा में आप नहीं बातें कर रहे, तो फिर वो शायद आपको रिकॉर्ड भी मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें चैलेंज होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नीयत बड़ी अच्छी है। अच्छा, मगर अभी इन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया कि कानून जो है रिगार्डिंग बैंक्स एंड सीक्रेसी, क्या उनको इन्होंने अभी उधर नहीं सोचा कि उसको कैसे तब्दील किया जाए। और वो फिर पार्लियामेंट को कानून बनाने पड़ेंगे फाइनेंस एक्ट के ज़रिए। वो फिर जाके कुछ इनको ये मसला हल होगा। मगर अभी वहाँ गए नहीं है, जाना पड़ेगा। अभी ऐसे लगता है कि प्रेशर बड़ा था शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, तो उन्होंने कहा कुछ तो करो ना यार। एक इनमें बहुत अच्छी चीज़ की है। क्या? ये तो होगी ना ओवरऑल बात। एक इन्होंने ये कहा, पहले ये था कि जो लोग टैक्स फाइल नहीं करते थे, NTM नंबर नहीं था, नेशनल टैक्स नंबर नहीं था, वो लेते नहीं थे लोग। ये रिटेलर हो गए या छोटे वकील हो गए, छोटे आर्किटेक्ट्स हो गए, प्रोफेशनल टैक्स नंबर ही नहीं लेते थे, रिटर्न्स ही नहीं फाइल करते थे। ठीक, तो आउटसाइड द टैक्स नेट। अब ये इन्होंने ये कह दिया है कि अगर आप के पास NTM नंबर नहीं है और आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, आप नॉन फाइलर हैं, तो आपके लिए बहुत सी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। जी, सेल परचेज भी आपके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगी। अच्छा, पहले ये था, ये इश्यूज हमेशा हर गवर्नमेंट के सामने आते हैं, मगर वहाँ दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। एक आर्ग्यूमेंट ये होता है कि अगर आपने अभी हम फाइलर से पैसे और ले लें, अगर नॉन फाइलर है वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के ऊपर 5% दे रहा है, तो हम फाइलर के लिए 10% कर देते हैं। अच्छा, ताकि कुछ पैसा तो आए ना। वो वैसे नहीं आ रहे टैक्स के अंदर। और अगर वो नॉन फाइलर है तो बस ये तो पता तो चल जाएगा कि नॉन फाइलर है, वो गाड़ी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम इनके लिए रेट बढ़ा देते हैं। ठीक। दूसरी साइड ये कहती थी कि ये छोड़ दें, इसके साथ आपको 40-50 अरब रुपया तो ज़्यादा मिल रहा है नॉन फाइलर से, मगर इसके साथ वो जो तब्दीली करनी है इनटू डिजिटल नॉन कैश इकोनॉमी, जो कि मॉडर्न इकोनॉमीज हैं, डिजिटल, तो वो काम नहीं पूरा हो रहा। तो आप एक ही वक्त एक मतलब है, जैसे कहते हैं ना, आर या पार कर दो, फाइलर को फारग कर दो। उनको जड़ा फाइल नहीं करेगा, ना गाड़ी खरीद सकता है, ना एयर टिकट खरीद सकता है, ठीक है, ना प्रॉपर्टी खरीद सकता है। तो अगर ये तो फाइलर बनो तो फिर अंडर फाइलर रूल्स में आ जाओ। फाइलर बनोगे तो फिर हम आपको देखेंगे सारा कुछ। तो अब ये काफ़ी अरसे से हम जैसे लोग ये कह रहे हैं यार हम तो नहीं डरते ऑडिट से, हमारी ऑडिट कर लें। ठीक, मगर ये जो नॉन फाइलर हैं, इनको तो आप फाइलर में लेके आए ना, और वो आते नहीं हैं, तो फिर उनके लिए सहूलतें बंद कर दें। इंसेंटिव्स आप बिजली भी बंद कर दें, टेलीफोन भी बंद कर दें, सिम भी बंद कर दें, मोबाइल भी बंद कर दो, एयर ट्रैवल भी बंद कर दो, इन्होंने सीधा कर दो, लोग चलो फाइलर बनो। सारी दुनिया में ये नहीं होता जो यहाँ है। ये ब्लैकमेलिंग हो रही है बाय वेस्टेड इंटरेस्ट कि हम फाइलिंग नहीं करेंगे। यार बात यह है कि छोटी दुकानों के ऊपर से US है, छोटी छोटी दुकानें हैं, खोखे हैं दुकानें हैं, वो कोई टैक्स वैक्स नहीं देते। अच्छा। वो सिर्फ सेल्स टैक्स की फाइल करते और कोई ख़ास टैक्स वैक्स नहीं देते। वो ज़्यादा टैक्स जो टैक्स है वहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर से और इधर उधर से इकट्ठा किया जाता है, तो इसलिए लोग ऑब्जेक्ट नहीं करते। अब यहाँ ये है कि रिटेल इज़ अ वेरी बिग बिजनेस इन आवर कंट्री, क्योंकि कैश इकोनॉमी है। क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी हो तो सब कुछ नज़र आ जाता है, ट्रांजैक्शन सारी आ जाती है। यहाँ अब सारा कैश इकोनॉमी, कैश इकोनॉमी में सारी अंडरग्राउंड इकोनॉमी। रेमिटेंसेस भी जो आ रहे हैं आधे जो हैं वो अंडरग्राउंड इकोनॉमी में आ रहे हैं। परचेज जो हो रही है, जो आप टेलीविज़न खरीदने जाते हैं आप कैश से खरीदते हैं, उसका ये पता नहीं पैसे कहाँ से आए और कहाँ गए। जिसको आप वो पैसे देते हैं वो भी जो है वो फाइल नहीं करता कि मेरी सेल इतनी हुई है। उसकी सेल हो रही है दिन की 10 लाख की, वो कहता है मेरी तो 50,000 की सेल है। तो फिर की करोगे तुम, हाउ विल यू प्रूव कि नहीं है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो ये सारी चीज़ें चल रही
रही हैं। हाँ। अब ये फैसला होगा कि यार बहुत हो गया है, ये जो 30-40 अरब रुपए के लिए हम रेट्स बढ़ा देते हैं नॉन फाइलर के लिए, इसको बंद किया जाए और फाइलर को लाया जाए और तगड़ा स्टैंड लिया जाए कि अगर फाइल नहीं करोगे तो ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं कर सकते। क्योंकि लोग करते क्या है, टैक्स फाइल नहीं करते, पजेरो खरीद लेते हैं, लैंड क्रूजर खरीद लेते, ठीक है जी, 3 करोड़ दी, 4 करोड़ दी, 5 करोड़ दी लैंड क्रूजर खरीद रहे हैं, टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहे, साढ़े को तो पैसे को। हाँ जी, मारे गए। हाँ, तो अब वो कह रहे हैं, और या जमींदार है वो एग्रीकल्चरल टैक्स जो है वो थोड़ा सा खाते हैं, उसमें वैसे ही थोड़ा रेट है जी, ठीक है, और उसके बाद लैंड क्रूजर्स लेके फिर रहे हैं, तो कहाँ से पैसे आए? ठीक, तो ये दिस इज द इशू, पैसे हैं, कहाँ से आए हैं बताओ, कहाँ से आए हैं, और उसके ऊपर टैक्स दो। ठीक, चले ये सारे मामले को मैं समझता हूँ कि इट्स अ गुड स्टार्ट और कुछ नहीं, बाकी चीज़ें अपनी जगह पे, मगर ये है कि नॉन फाइलर को तो अगर ये पकड़े तो अच्छी बात है। एवरीबडी शुड बी अ फाइलर एंड एवरीबडी शुड डिक्लेयर देयर इनकम। चले अब ये भी जैसे अब ये होगा तो फिर ये होगा कि ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स रेट्स गिरेंगे। अभी इसलिए बढ़ाए हुए हैं कि जो दे रहे हैं उनको चूसा जा रहा है, बिल्कुल थोड़ा घुमा जा रहा है, वो समझेंगे, जो लोग एक्चुअली नहीं दे रहे उनको हाथ नहीं लगाया जाए। अब अच्छा है कि उनको हाथ लगाया जाए, मगर फिर ये कि वो जब होगा तो हम देखेंगे, उसकी भी एक पॉलिटिकल प्राइस होगी। ये पॉलिटिकल पार्टी ये बातें हैं कि हम नहीं, ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, कानून पास करने पड़े, कानून नहीं पास हुए, मगर जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर ऑडिट हो जाएगा, वो और फंस जाएंगे। इधर से खींचते तो उधर से कम हो जाता है, उधर से खींचते। बहरहाल ये मामला तो हैं इंटरेस्टिंग। आगे उसे मॉडर्नाइज करने के जो इकदाम किए जा रहे हैं वो नेक नियति पे भी डिपेंड करता है कि एफबीआर के एहलकार आप कितने नेक नियति के साथ ये काम से अंजाम देते हैं जो टारगेट्स उन्हें मिले।